सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरियाई विद्रोहियों की ओर से बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के कुछ घंटों बाद एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इसमें हथियारबंद लोगों का एक समूह प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली को उनके कार्यालय से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये विद्रोही जलाली को कहां ले गए हैं ये साफ नहीं है। अल जलाली कह चुके हैं कि वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। वीडियो में आगे आगे बंदूकधारी विद्रोही दिख रहे हैं और उन्होंने मोहम्मद गाजी अल जलाली को घेर रखा है। वो उन्हें गाड़ी में सुरक्षित बिठाते हैं और अपने साथ किसी अज्ञात जगह ले जाते हैं। बता दें कि विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम ने रविवार को घोषणा की कि उसने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है। करीब 13 साल से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोहियों ने आखिरकार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बीच कई सालों के बाद विद्रोही समूह के शीर्ष कमांडर और एसटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया में कदम रखा है। बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किए जाने के कुछ ही देर बाद अबू जुलानी राजधानी दमिश्क पहुंचा। अल कायदा से अलग अपना संगठन बनाने का जुलानी का मकसद सीरिया पर कब्जा करना था। कहा जाता है कि वो सिर्फ इसलिए विद्रोही बना क्योंकि उसके दादा को निर्वासित घोषित कर दिया गया था। उसे कई सालों तक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। एसटीएस का नेतृत्व इस समय अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहा है, जिसे काफी कट्टरपंथी माना जाता है। पश्चिमी देश एसटीएस को आतंकी संगठन मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी जुलानी पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा हुआ है। माना जा रहा है कि अब अबू मोहम्मद अल जुलानी ही सीरिया की कमान संभालेगा। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। सवाल है कि क्या एक तानाशाह के जाने के बाद दूसरा तानाशाह सीरिया की धरती पर काबिज होने जा रहा है? अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है। और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा। इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की। उनका काम मैं समझता हूँ कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया।
और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। साल 1990 के आसपास जुलानी परिवार सीरिया के दमिश्क में आकर बस गया था। 2003 में अबू मोहम्मद अल जुलानी इराक चला गया और उसने अल-कायदा ज्वाइन कर लिया था। जुलानी को बगदादी का काफी करीबी माना जाता है। वो बगदादी के ट्रेनिंग कैंप में भी रह चुका है। अमेरिका ने जुलानी के सिर पर करोड़ों का इनाम घोषित किया था। हालांकि अब सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। सरकार आते, सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही। यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया, इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अल-कायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था। ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर। इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या हब ऑफ टेररिज्म। जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया, जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देख रहे के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है। लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्पैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए टेररिज्म, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इज ऑन द कार्ड, बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन, उनके लिए दे यूज टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इस बीच खबर है कि सीरिया छोड़कर भागे बशर अल असद अपने दोस्त पुतिन के पास रूस पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां शरण ले ली है। अब देखना होगा कि बशर अल असद रूस में कब तक रहते हैं और सीरिया का भविष्य क्या होगा।